Okay. So first you will ensure me कि am I clearly visible and audible to all of you? Am I? Yes, yes, Madhu. Yes, ma'am. Yes. Okay. Okay, Nitin. Okay. Okay, beta. Okay, ठीक है. Clearly visible and audible to you all. Great. Great. Okay, Sushil. Okay. Okay, beta. I got your response, Sandeep. I got that. ठीक है. तो आप लोगों की मेरे साथ ये पहली क्लास है, राइट? यस मैम। पहली मैम ओरिएंटेशन थी मैम, ये दूसरी है मतलब हमारी, कह सकते अच्छा हैं। अच्छा 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 अच्छा, यहाँ पे मतलब बच्चों का ओरिएंटेशन हो चुका है मेरे साथ, ऐसे बच्चे हैं यहाँ पे जिनका ओरिएंटेशन मेरे साथ हुआ है, इज इट? यस मैम। ओके ओके अप्रोच। नो मैम। ठीक है, मतलब कुछ बच्चों का ओरिएंटेशन हुआ है लाइक मेरे साथ, और कुछ का किसी और के साथ हुआ होगा। सो नो प्रॉब्लम, नो इश्यूज। हमारी अकेडमिकली ये फर्स्ट क्लास होने वाली है, ठीक है ना? ठीक है बेटा, ठीक है। तो हमारी अकेडमिकली फर्स्ट क्लास होने वाली है, और जैसा कि ओरिएंटेशन में बेटा आप लोगों को बताया गया था कि हमारा ये जो 2 वीक्स का जो ये स्ट्रेटेजी है, जो कोर्स है, ये बेसिकली रिवीजन कोर्स है। जो आपके एग्जाम आने वाले हैं ना बेटा, स्कूल में एग्जाम जो आपके होने वाले हैं, उसके लिए आपको क्या किया जाएगा, इन 2 हफ्तों में मैक्सिमम रिवाइज करवा के और आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस विद इन द क्लास करवाई जाएगी, ताकि आपके जो एग्जाम स्कूल में होने वाले हैं उसमें आप जो है आपको दिक्कत नहीं आए और अच्छा स्कोर कर पाए, ठीक है ना? तो एक क्विक रिवीजन नहीं होता, जो हम क्विक रिवीजन, जो क्रैश कोर्स बोलते हैं जिसको, तो उस तरीके से चीजें चलेंगी। तो मैं आपको बेटा पहले बता देती हूँ, क्योंकि थोड़ी सी रिवीजन वाली क्लास रहेगी, इसलिए मैं हर टॉपिक को बहुत डिटेल में टच नहीं करूंगी, ठीक है बेटा? हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। हम क्या करेंगे, हम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे, उनके क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेंगे इस तरीके से कि हम उनको एग्जाम में आंसर कर पाए। उसके बाद एक बार जब हमारे एग्जाम ओवर हो जाएंगे तो हम फिर पूरी तरीके से हमारी जो कोचिंग की है, जो भी नीट के लिए जिस भी प्रिपरेशन के लिए आप आए हो, मेरे साथ क्लास में जुड़े हो, उसकी फिर अपन फुल फ्लैश्ड विद डिटेलिंग तैयारी करनी शुरू कर देंगे, ठीक है ना? उसमें फिर हम हर टॉपिक के बिल्कुल डिटेल में जाएंगे। अभी यहाँ पे क्या होगा, आपका एक कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग करा दी जाएगी और आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट को डिस्कस कर लिया जाएगा आपके साथ, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं लेके जाया जाएगा। ओके, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस मैम। ओके ओके यश, ओके ठीक है। अच्छा, अब बेटा मेरी क्लास स्टार्ट होने से पहले जितने बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, इतने में थोड़ी सी आपको 1-2 बातें बता देती हूँ। देखो बेटा, क्या होगा कि ये हमारी पहली क्लास है, अकेडमिकली एटलीस्ट पहली क्लास है, और कुछ बच्चों ने तो मेरे साथ ओरिएंटेशन नहीं लिया था, तो कुछ बातें हैं जो मैं अपनी टीचिंग में बच्चों के साथ पहले से ही क्लियर करके रखती हूँ, ठीक है बेटा? हमारी जो क्लास है ना, वो एक इंटरेक्टिव क्लास होने वाली है। आप लोग अपने कितने भी सवाल पूछो, आई विल टेक देम, आई विल आंसर, ठीक है? लेकिन आपकी साइड से बेटा मुझे थोड़ा सा कोऑपरेशन चाहिए और फोकस और अटेंशन चाहिए। फोकस और अटेंशन ये कि जब मैं आपको पढ़ा रही हूँ, उस टाइम आप कोशिश कीजिए कि बजाय चैट बॉक्स में बहुत सारे डाउट्स लिखने के, आप कोशिश कीजिए कि जो मैं पढ़ा रही हूँ, समझा रही हूँ या आपको बता रही हूँ बेटा, उसे आप समझने की कोशिश करें। क्योंकि हो सकता है कि जो आप पूछने वाले हो ना, वो मैं आपको पहले ही बता दूं आपके पूछने से पहले, फिर भी अगर वो रह जाता है तो जैसे ही टॉपिक मैं खत्म करूंगी, आई विल आस्क यू कि बेटा कुछ रह गया है, आपको कुछ समझ नहीं आया है, देन यू कैन श्योरली आस्क, आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है? मैम ये मैथ्स की क्लास नहीं है, या बायो की? बेटा मधु, ये बायो की क्लास होने वाली है बेटा। अगर आप पीसीएम से हैं, आपको मैथ्स की क्लास लेनी थी तो आप लीव कर सकते हो, ठीक है? ये बायो की क्लास होगी बेटा। अगर कोई बच्चा मैथ वाला आ गया है यहाँ पे, तो ही और शी कैन लीव द क्लास बेटा। आप अपना टाइम नहीं वेस्ट करो, आई विल सजेस्ट यू कि आप क्लास लीव कर दो और फिर आप अपनी स्टडीज करो। ओके मधु, ओके बेटा, ठीक है? तो एक तो ये बात रहेगी कि हम जो है जब मैम पढ़ा रही है उस टाइम कोशिश करेंगे कि मैम की बातों को समझे, ठीक है? दूसरी बेटा क्या बात रहेगी, दूसरी ये बात रहेगी कि आप लोग जो है वो, आपको जो भी टास्क असाइन किया जाता है, लाइक अगर आपको कोई टेस्ट, कोई असाइनमेंट कुछ भी दिया जाता है, या क्लास में जब मैं आपको क्वेश्चंस करवा रही हूँ, तो आप कोशिश करें एक्टिवली उसमें पार्टिसिपेट करने की। तभी बेनिफिट होगा, जो आपको मैंने बताया है उसका बेनिफिट बेटा तभी होगा जब आप उसमें थोड़ा एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे। और क्योंकि ये बहुत लेट नाइट की क्लास है, बहुत एकदम लास्ट वाला बैच होता है ये, तो मैं कोशिश करूंगी कि इस तरीके से पढ़ाया जाए कि आप लोगों को एटलीस्ट बोरिंग ना फील हो, ठीक है ना? तो हम बीच में बातें करते रहेंगे, क्लास को इंटरेक्टिव बनाते रहेंगे, एक जो बॉन्ड है वो डेवलप करने की कोशिश करेंगे स्टूडेंट और टीचर का, लेकिन विद टाइम वो चीजें होंगी,
तो उसके लिए क्या करना है, बस आप लोगों को मेरे साथ कोऑपरेट करना है और क्लास में अफेक्टिवली और अटेंटिवली पढ़ाई करनी है, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आई थिंक हैव जॉइन्ड द क्लास, नाउ आई विल बिगिन इट। तो बेटा आज जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी ना वो फर्स्ट चैप्टर है आपका। हाँ बेटा कुमार बोलो। यस अभिषेक मैम बोलो बेटा। मैम हम 11th में नीट का एग्जाम दे सकते हैं आपके क्या? बायो का नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं, और दे सकते होते तो भी कोई फायदा नहीं होता। आप पहले 11th और 12th दोनों पढ़ोगे ना तभी नीट का एग्जाम देना, ऐसे बेटा बिल्कुल कोई भी फायदा नहीं होगा। वो क्या है, आपका बस एक अटेम्प्ट ही काउंट होना है और कुछ नहीं होना बेटा उसमें। और रही बात नीट की ना, तो ये बस 2 हफ्ते का सबर रखो आप। ये क्या है, आपके स्कूल के एग्जाम्स है तो उसमें भी ये होना चाहिए ना कि स्कूल में भी हमें बहुत बुरा परफॉर्म नहीं करना, स्कूल में भी हमें अच्छे मार्क्स लाने हैं, एक अच्छा परफॉर्मेंस, एक अच्छा ग्रेड हमें स्कूल में अचीव करना है, ठीक है ना। तो उसके लिए बेटा ये 2 हफ्तों का शेड्यूल बनाया गया है, उसमें आपको एक बार मैक्सिमम रिवाइज करवा देते हैं, उसके बाद अपन नीट की ही बात करने वाले हैं, ठीक है ना। मेन फोकस अपना वही रहेगा और नीट की तैयारी में अपने कॉन्सेप्ट इतने क्लियर हो जाएंगे कि फिर स्कूल के एग्जाम की बाद में अपने को टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी, चाहे बोर्ड के हो स्कूल के हो, वो कंसेप्ट इतने क्लियर हो जाएंगे कि फिर आपको बाद में है ना उसमें चिंता नहीं करनी पड़ेगी कि भाई मेरे को इसमें रिवीजन करना है या ऐसा कुछ। ओके बेटा अभिषेक, ओके वेलकम बेटा, ठीक है। तो अभी हम अपनी क्लास शुरू करेंगे और हम आज जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो लिविंग वर्ल्ड है। सबको पता है, सबने पढ़ा है, ठीक है। अब मैं आपसे कुछ भी पूछूंगी आप मेरे को थम्स अप करके बताएंगे। आपका जो माइक्रोफोन है बेटा उसको मैं क्या कर रही हूँ, म्यूट पे डाल रही हूँ, ठीक है। ठीक है बेटा, तो कुछ भी डाउट होता है तो यू कैन आस्क मी इन द चैट, और कोशिश करना मैं एक बार टॉपिक जब पूरा कर लूं फिर मैं खुद से पूछूंगी, तब आप मुझे अपने डाउट्स बताएं, ठीक है। और चैप्टर के अलावा जो कोई डाउट है तो हम लास्ट में क्लास के 5 और 10 मिनट्स रुकेंगे, ठीक है ना, और वहां पे हम फिर डिस्कस करेंगे। अगर आपका कोई ऐसा डाउट है कि मैम मेरा शेड्यूल नहीं बन रहा, मैम मैं परेशान हूँ, मुझसे क्लासेस नहीं मैनेज हो रही, आपके वो डाउट्स भी लेंगे, ठीक है ना। तो चिंता मत करो, क्लास के एंड में ना हम 5-10 मिनट थोड़ा सा इस तरीके से रखेंगे, क्योंकि आप लोग क्या है ना, मुझे बहुत मतलब उन बच्चों के लिए बहुत अच्छा लगता है कि जो बच्चे रात की क्लास में भी मतलब ये आपका डिसिप्लिन शो कर रहा है, और यही मैं बता रही हूँ आपको आगे लेके जाएगा कि आप अपनी क्लासेस के लिए इतना लाइक डेडिकेटेड है कि आप टाइमिंग्स कैसे भी हो आप आ रहे हैं, आप क्लासेस ले रहे हैं, दैट शोज योर डिसिप्लिन। और यही आपको फिर नीट हो चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो उसमें यही आपको आगे लेके जाने वाला है। तो मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि बच्चे अगर इतना टाइम प्रीशियस अपना निकाल के आ रहे हैं तो वो उनका प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज होना चाहिए। चलो बेटा, तो शुरुआत करते हैं आज के चैप्टर की, दैट इज लिविंग वर्ल्ड। ओके ठीक है बेटा, तो लिविंग वर्ल्ड आपको पता है, आपने पढ़ा है बायो के एनसीईआरटी में पढ़ा है आपने लिविंग वर्ल्ड, 11th का फर्स्ट चैप्टर है बेटा। इसे फर्स्ट चैप्टर इसलिए रखा है क्योंकि आपको पता है हमारी फील्ड है बायोलॉजी। आज आपने मतलब आज इन द सेंस आपने 11th में जब कदम रखा तो बायो की फील्ड में कदम रख दिया। अब आने वाले 4-5 साल के लिए आप जो भी बायो पढ़ने वाले हो ना, उसमें आप कुछ भी पढ़ोगे, कोई भी टॉपिक पढ़ोगे, वो आपका लिविंग के अराउंड ही सराउंड करेगा, ठीक है ना। वो टॉपिक, वो आपका कॉन्सेप्ट लाइफ के अराउंड ही होगा, ठीक है ना। इसलिए पहले चैप्टर को लिविंग वर्ल्ड इसलिए रखा गया है ताकि आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए लाइफ के बारे में या लिविंग बीइंग के बारे में, ठीक है। तो यही अपन अभी इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। तो एक बार आपको थोड़ा सा मैं ब्रीफ आउटलाइन दे देती हूँ कि अपन इस चैप्टर में डिस्कस क्या क्या करेंगे, ठीक है ना। एक जिसे बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, जिसे समरी बोलते हैं, कि एक थोड़ा सा ब्रीफ कि हम इस चैप्टर में क्या क्या देखेंगे। और बेटा इस समरी को आप सब चाहें तो नोट डाउन भी कर सकते हैं। आप लोग अपने साथ एक नोटबुक और पेन जरूर रखें। इज एवरी वन ऑफ यू हैविंग अ नोटबुक एंड पेन विद योरसेल्फ? यू हैव दैट राइट नाउ? बेटा होना चाहिए आपके पास एक नोटबुक, एक रजिस्टर, एक पेन होना चाहिए जिसमें सिर्फ, हाँ बिल्कुल ठीक है बेटा, ठीक है सरोज, ओके मोनू, ओके बेटा। हाँ तो आपको क्या है, बीच बीच में कुछ पॉइंट्स मैं बोलूंगी, वैसे आपको रिकॉर्डिंग स्लाइड्स पीपीटी मिलेगी, आज नहीं मिलेगी तो कल मिलेगी, थोड़ा सा टाइम लग रहा है क्योंकि अभी शुरुआत हुई है चीजों की, तो मिलेगी जरूर। लेकिन जब तक नहीं मिलेगी तो मैं आपको कुछ चीजें नोट डाउन करवाऊंगी जो इंपॉर्टेंट होंगी, ठीक है ना। तो वो आप मैं बताऊंगी तो लिख लेना। समरी से बेटा मेरा मतलब ये है, समरी बताने से क्या होगा, आपको ये पता लग जाएगा कि इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्या है, क्योंकि समरी में मैं सिर्फ उन्हीं को लेकर आऊंगी और इंपॉर्टेंट ही आपके एग्जाम में आएगा।
सबसे पहली जो चीज है बेटा वो है कि यहाँ पे अपने को जानना जरूरी है व्हाट इज लीविंग, व्हाट इज लीविंग, ठीक है ना। अदर चीज जो अपन जानेंगे सेकंड नंबर पे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो यहाँ पे बेटा होती है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग and how it is differentiated from, how it is differentiated from exclusive या फिर exclusive characteristics of living। CH से characteristics है बेटा, समझ जाना, CH से characteristics, ठीक है। थर्ड नंबर पे बेटा जो अपन डिस्कस करेंगे दैट वुड बी थर्ड नंबर पे जो अपन डिस्कस करेंगे दैट वुड बी बेटा नोमेनक्लेचर, और फोर्थ नंबर पे जो अपन डिस्कस करेंगे बेटा दैट वुड बी टैक्सोनॉमी। और बेटा मेरे को ये सुनने में आया है कि टैक्सोनॉमिकल एड्स आपके सिलेबस में से हट गया है, क्या मैं सही बोल रही हूँ? टैक्सोनॉमिकल एड्स एग्जाम में नहीं आ रहा है, वो भी चैप्टर का हिस्सा है, लेकिन अगर नहीं आ रहा है तो थम्स अप करके बताओ। ठीक है, बच्चे कह रहे हैं कि नहीं आ रहा है, ठीक है बेटा। बस आप थोड़ा सा अब आप इन टाइम निकाल के अगर क्लास में आए हो तो क्लास मैं बहुत स्ट्रेच नहीं करूंगी, थोड़ी देर की क्लास होगी, थोड़ी सी देर में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आपको बता दूंगी। बस आप क्लास में मेरे साथ बने रहना, और लास्ट में अगर आपके कोई नॉन एकेडमिक डाउट्स है ना जो आपको शेड्यूल टाइम टेबल परेशान कर रहे हैं अगर बहुत ज्यादा, तो वो भी आपके लूंगी, चिंता मत करो। वो सिर्फ मैं ये स्पेशल फीचर जो है ये सिर्फ 10-15 से 11-15 वाले बैच के लिए ही है, क्योंकि वो लोग है ना रात में अपनी मतलब नींद को सैक्रिफाइस करके और अपना मतलब पूरे दिन का हैक्टिक शेड्यूल होने के बाद भी वो ये क्लास लेते हैं, तो उनके लिए क्या होता है, एक क्या बोलते हैं उसको, वाउचर, ठीक है ना, ये वाउचर रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्कस करते हैं अपन लीविंग। सबसे पहले बेटा लीविंग क्या होता है ना, बेसिकली आप एक शब्द यहाँ पे अपनी नोटबुक में राइट डाउन करो, वैसे आपको लीविंग की डेफिनेशन आपकी बुक में और स्लाइड्स में हर जगह मिल जाएगी, पर आप एक मतलब समझो लीविंग का। वॉइस इज नॉट क्लियर, अच्छा मेरी वॉइस किसी को क्लियर नहीं है, ऐसा इश्यू है क्या? प्रियांशु कह रहे हैं वॉइस क्लियर नहीं है, किसी और को भी ऐसा इश्यू अगर क्लियर है तो थम्स अप करके बताओ। नो मैम, ओके सही है बेटा। प्रियांशु मे बी आपके एंड पे कोई दिक्कत हो सकती है, एक बार आप रिफ्रेश कर लो बेटा, ठीक है, या फिर इंटरनेट को दोबारा से ऑन ऑफ करके देखो आप एक बार। लीविंग बेटा क्या होता है, लीविंग जनरेट कब होता है, जब बायोमोलिक्यूल्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं, बायोमोलिक्यूल्स interact and generate a cell, interact and generate a cell which further interact generate to form a tissue that led to the creation of organ and organ system। ये डेफिनेशन आपको किसी बुक में नहीं मिलने वाली है, और इस डेफिनेशन में पूरा सार आ जाएगा इस चैप्टर के, जो बोलते हैं ना सार बोलते हैं जिसे, जैसे गीता का सार होता है, वो लिखवा रहे हैं। Molecules interact and generate a cell which further interact to form a tissue that led to the creation of organ and organ system that in the evolutionary pattern यहाँ पे अब नोट डाल के लिखो, in this level of organization each stage is able to self replicate, each stage is able to self replicate
and to respond to the external stimuli, and hence each stage या फिर each level of organization represents a living being within itself. एक नंबर की डेफिनेशन लिखनी है तो ये मत लिख के आना पेपर में। एक नंबर की डेफिनेशन लिखनी है तो वही लिखना जो आपके एनसीईआरटी में दे रखी है और वो आप पढ़ भी चुके होंगे, क्योंकि ये चैप्टर मैं आपको नया नहीं पढ़ा रही हूँ, ये आपके पढ़ा हुआ है, मैं यहाँ रिवीजन करवाने के लिए। मेरी जो डेफिनेशन है ना, ये अगर आपको ये क्वेश्चन जो है लिविंग के बारे में 3 नंबर पे आता है या 5 नंबर पे आता है या 2 नंबर पे आता है तो आप लिख सकते हो। पर्पस आपको इतना बड़ा लिखवाने का ये है कि इसको पढ़ते ही पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा लिविंग का। लिविंग क्या होता है? लिविंग बनता तब है जब बायोमोलिक्यूल्स इंटरेक्ट करते हैं। मैम हाउ विल वी गेट नोट ऑफ दिस चैप्टर? बादल आपने लेट ज्वाइन किया क्या बेटा? मैंने क्लास के शुरू होने से पहले ये बोल दिया था कि जब मैं पढ़ाऊं तो प्लीज इस तरह के सवाल मत पूछना। लास्ट में बेटा मैं आपके इस तरह के सारे सवाल लूंगी, ठीक है ना? जब मैं पढ़ा रही हूँ तो सिर्फ जैसे आप मेरे से ये पूछ लो, मैम इंटरेक्ट क्या होता है, मैम बायोमोलिक्यूल क्या होता है, तब तो मैं फिर भी आंसर कर पाऊंगी। लेकिन इस तरह की चीजें बेटा फ्लो मत तोड़ो आप, क्योंकि टाइम कम है, आपका ही टाइम प्रीशियस है, मेरा तो कुछ नहीं जाएगा, मुझे एग्जाम थोड़ी ना देना है बेटा। ओके बादल, ओके बेटा। तो लिविंग क्या है बेटा? लिविंग कब बनता है? जब चीजें इंटरेक्ट करती हैं, ठीक है ना? आप एक बात समझ लो, इंटरेक्शन इज द की। लिविंग की जनरेशन में, लिविंग को बनाने में इंटरेक्शन की है। आप बैठे हो, मैं बैठी हूँ, हम क्लास में बैठे हैं बेटा, मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप मुझे सुन रहे हो, आप मुझसे बात कर रहे हो, मैं आपके बात को सुन रही हूँ, आपके क्वेरीज को पढ़ रही हूँ, ठीक है? अगर आपकी मैं सुनू नहीं, क्या आप मेरी नहीं सुनो, तो हमारे बीच में कोई इंटरेक्शन होगा? नहीं होगा। तो हमारी क्लास एक अच्छी क्लास नहीं बनेगी। ऐसे ही बेटा बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं, मतलब एक दूसरे में इंटरेस्ट शो करते हैं, एक दूसरे के पास आकर एक नई चीज बनाते हैं, आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, बातचीत एक तरीके से समझो आप, ठीक है? बायोमोलिक्यूल्स जब वो इंटरेक्ट करते हैं तो सेल बनती है, फिर ऐसे कई सारी सेल्स इंटरेक्ट करती हैं तो बेटा टिश्यू बनता है, और फिर टिश्यू फर्दर इंटरेक्ट करके ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। इसे अपन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं बेटा। समझ में आ रहा है बेटा आपको? इसे क्या बोलते हैं राजा? इसे बोलते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कि भाई आज आप 5वीं क्लास में अगर हो तो आपके पास जचाने के लिए किताबें इतनी है कि बस बैग में जचा लेते हो, वही आपका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन जब आप क्लास 10th में होते हो तो आपकी बुक्स बढ़ती हैं, आप अलमीरा में भी जचाते हो, शेल्फ में भी जचाते हो। अब 11th में हो गए हो तो इतनी किताबें हो गई हैं, इतना सिलेबस हो गया है, इतने नोट्स हो गए हैं कि आपके पास जगह ही नहीं है। आप शेल्फ में भी लगा रहे हो, बैग में भी लगा रहे हो, 4-4 अलमीरा आपने बनाई हुई है। आपका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बढ़ता गया, एडवांस होता गया, कॉम्प्लेक्स होता गया। वही लिविंग में हुआ है। एक सेल भी लिविंग है। ईच लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज लिविंग। ऑर्गेनाइजेशन का हर एक लेवल लिविंग है, फिर वो चाहे सेल है, फिर वो चाहे टिश्यू है, ऑर्गन है या ऑर्गन सिस्टम है, हर एक लेवल ऑर्गेनाइजेशन का क्या है बेटा? लिविंग है, ठीक है? बस इवोल्यूशन के दौरान कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती गई, एक सेल बहुत सिंपल है, एक ऑर्गन सिस्टम बहुत कॉम्प्लेक्स। तो ये तो हो गई लिविंग की कहानी, ठीक है? अब ये जो हर लिविंग, मतलब हर स्टेज एक लिविंग को रिप्रेजेंट कर रही है, तो इस लिविंग के अंदर क्या होना चाहिए? सेल्फ रेप्लिकेटिंग एबिलिटी एंड द एबिलिटी टू रिस्पोंड टू एक्सटर्नल स्टिमुली। अब इधर आप देखो बेटा, इधर आप देखो, यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे देखो आप कि जो लिविंग है ना, वो लिविंग में बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक हैं, लेकिन मैंने आपको 2 बताई यहाँ पे, 2 मैंने आपके साथ लिखी। एक तो सेल्फ रेप्लिकेटिंग। सेल्फ रेप्लिकेटिंग मतलब कि उसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो खुद से रेप्लिकेट कर पाए। रेप्लिकेशन का मतलब होता है कॉपी, कि अगर ये जेनेटिक मटेरियल है एक सेल में तो वो कॉपी बनाए और 2 बन जाए।
अब जैसे वायरस होता है, कोई आपसे पूछे बेटा आप बताओ मुझे वायरस लिविंग होता है कि नॉन लिविंग, सब मुझे लिख के बताओ, वायरस लिविंग होता है कि नॉन लिविंग, कितनों को पता है? सब चैट में लिख के बताओ मुझे, वायरस लिविंग होता है कि नॉन लिविंग। तब फिर मैं आगे इसका आंसर दूंगी। नॉन लिविंग, वेरी गुड सर सनोज। निखिल इज सेइंग बोथ, शशांक इज सेइंग लिविंग। ठीक है बेटा, और बताओ, और बताओ। आर्यन इज सेइंग लिविंग, मोनू लिविंग, लिविंग लिविंग, ओके। बहुत कुछ बच्चे नॉन लिविंग बोल रहे हैं, मोस्टली बच्चे लिविंग बोल रहे हैं। अब देखो यहाँ पे आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। वायरस बेटा, ये वायरस जो है ये मैंने एक वायरस बना दिया। वायरस तो सब समझते हैं ना, वायरस तो सब समझते हैं क्या होता है। कोरोना वायरस आने के बाद तो मुझे नहीं लगता कोई बच्चा वायरस से अनअवेयर होगा। ठीक है, वायरस सबको पता है। वायरस के अंदर ऐसे जेनेटिक मटेरियल होता है। जेनेटिक मटेरियल समझते हैं सब? अगर जेनेटिक मटेरियल समझते हैं तो थम्स अप करके बताओ। इनसाइड ऑफ बॉडी लिविंग, वेरी गुड आजाद। लेकिन मैंने आपसे ना इनसाइड बोला ना आउटसाइड बोला, मैंने आपसे डायरेक्ट पूछा बस, वायरस लिविंग है या नॉन लिविंग, एक बात में आंसर बताओ। तो एक बात में इसका आंसर है नॉन लिविंग। ठीक है बेटा, वायरस लिविंग नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वायरस के अंदर ये जो जेनेटिक मटेरियल होता है ये सेल्फ रेप्लिकेट, सेल्फ माने खुद, खुद से रेप्लिकेट नहीं कर सकता। इसे एक और बंदा चाहिए, उसके अंदर ये घुसेगा फिर रेप्लिकेट कर पाएगा। इतना क्लियर हुआ? अब ये बात इस डेफिनेशन में ये बात क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही? ये जो डेफिनेशन मैंने आपको भी लिखवाई इसमें आप अंडरलाइन कर लो। इसमें ये जो नोट लिखवाया ना मैंने आपको, इसे आप अंडरलाइन कर लो बेटा, इस नोट को, कि हर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अपने आप में एक लिविंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। इन दिस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ईच स्टेज, चाहे वो स्टेज सेल हो, चाहे वो स्टेज टिश्यू हो या ऑर्गन, वो अपने आप में लिविंग है, क्योंकि वो सेल्फ रेप्लिकेट कर सकती है और वो रेस्पोंड कर सकती है एक्सटर्नल यानी कि बाहर से आने वाले स्टिमुलस को। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है बच्चों? कोई डाउट आ रहा है इतने तक में कि लिविंग, हर स्टेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लिविंग है क्योंकि वो सेल्फ रेप्लिकेट कर सकती है? संदीप इज सेइंग नो। क्लियर नहीं हो रहा है संदीप? क्या डाउट हो रहा है? संदीप अपना डाउट लिख के बताओ। इतने बाकी बच्चे सुनो कि हर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्लियर है। थैंक यू, ओके अनूप, वेरी गुड। हर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अपने आप में लिविंग है क्योंकि वो सेल्फ रेप्लिकेट कर सकता है, मतलब खुद से रेप्लिकेट, उसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है उसकी कॉपी बना सकता है। और अगर आप बाहर से उसे कोई स्टिमुलस दोगे, बाहर से स्टिमुलस देने का मतलब है मैंने आपको थप्पड़ मारा तो आपका एक रेस्पॉन्ड आएगा कि नहीं आएगा, या फिर मैंने आपको शाबाशी दी तो एक रेस्पॉन्ड आएगा। ऐसे ही हर लिविंग ऑर्गेनिज्म बाहर के स्टिमुलस के लिए रेस्पॉन्ड करता है। अमीबा का नाम सुना है? अमीबा का नाम सुना है? रिपीट अबाउट वायरस, आई हैव सम नेटवर्क इशू, नोट वरी, आई विल रिपीट इट बेटा। अमीबा का नाम सुना है? तो अमीबा जो होता है, अमीबा के आगे आप फूड रख दोगे तो वो सूडोपोडिया बना लेगा ना, बना लेगा ना सूडोपोडिया। तो उसका सूडोपोडिया बनाना क्या है? एक रेस्पॉन्स है। किसको? फूड को। और फूड क्या है? एक्सटर्नल स्टिमुलाई है। ठीक है, तो ये दो चीज अगर है तो हर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या हुआ? अपने आप में लिविंग हुआ। ठीक है, वायरस की बात मैं बता देती हूँ, वायरस लिविंग इसलिए नहीं है बेटा क्योंकि वायरस में जो जेनेटिक मटेरियल है वो अपनी कॉपी अपने आप नहीं बना सकता। कोरोना वायरस अगर बाहर हवा में है ना तो वो कुछ नहीं कर सकता। कोरोना वायरस जब तक आपके बॉडी के अंदर नहीं घुसता तब तक वो कुछ नहीं कर सकता। उसे आपकी बॉडी चाहिए अपने आप को कॉपी करने के लिए, सेल्फ रेप्लिकेट करने के लिए। सेल्फ रेप्लिकेट है अपना कॉपी बनाना। अपनी कॉपी बनाने के लिए उसे ह्यूमन बॉडी चाहिए, बाहर वो कुछ नहीं कर सकता। इसलिए वायरस क्या है? नॉन लिविंग है। लिख लो अपनी नोटबुक में। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्लियर है तो थम्स अप करके बताओ मुझे, यस मैम इट इज क्लियर। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं, ये सारे बेटा क्या है? ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हम देख चुके,
सेल देख लिया हमने, ठीक है, कलर विजिबल नहीं आई थी केवल, सेल देख लिया, टिश्यू देख लिया, ऑर्गन सिस्टम, ये क्या है, डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसके अलावा लिविंग के और क्या कैरेक्टर्स होते हैं, लिविंग सेल से बने होते हैं, लिविंग जो है वो बाहर के एनवायरमेंट को रिस्पॉन्ड करते हैं, लिविंग ग्रो करते हैं, लिविंग एनर्जी ऑब्टेन और यूज करते हैं, और लिविंग बीइंग्स रिप्रोड्यूस करते हैं। अब हर एक कैरेक्टरिस्टिक में कुछ एक्सेप्शंस है, उनको डिस्कस कर लेंगे। जैसे कि जब आपसे एक क्वेश्चन अगर आता है, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन आता है कि जो डिफाइन द, लिख लो, डिफाइन द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ये आपके एग्जाम में डायरेक्ट आने वाली है, इस आधे घंटे की, पौने घंटे की क्लास में खत्म कर लो इसको। डिफाइन द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग्स। पहली है obtain and use energy। obtain and use energy, इसकी जगह पे आपको न्यूट्रिशन भी मिल सकता है एग्जाम में। दूसरा जो एक्सप्लेन करना है वो है रिप्रोडक्शन। तीसरा फीचर लेट सपोज एक्सप्लेन करना है ग्रोथ। मैंने ये इसलिए लिखे हैं 3 फीचर क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक और चौथा जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है मेटाबॉलिज्म। ये वो फीचर्स हैं जिन पे मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन बनेगा आपका। कैरेक्टरिस्टिक्स और भी हैं, लेकिन मैं यहाँ सिर्फ वो करवाऊंगी बेटा जो आपके एग्जाम में आने के चांसेस रखती हैं। तो पहला देखते हैं, पहला क्या लिखवाया था मैंने, ऑब्टेन एंड यूज एनर्जी। आप बताओ क्या लगता है आपको, ऑब्टेन एंड यूज एनर्जी ये लिविंग का कैरेक्टरिस्टिक है। अब इसे कैसे डिफाइन करोगे आप, इसे कैसे डिफाइन करोगे? मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। कोई बच्चा अगर अपने व्यूज शेयर करना चाहता है देन ही और शी कैन, क्योंकि हमारे पास ज्यादा अभी स्ट्रेंथ नहीं है। रात की क्लास में आई थिंक बच्चे ज्यादा नहीं आ रहे हैं, तो आप लोग बोल के भी बता सकते हो। बताओ मुझे, क्वेश्चन दिख रहा है सबको स्क्रीन पे? पहला ऑब्टेन एंड यूज एनर्जी, ये क्या है? एक कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। अब मुझे ये बताओ कि ये इसे एक्सप्लेन कैसे करूं मैं। क्वेश्चन आ गया पेपर में आपको, एक्सप्लेन दिस, तो कैसे करोगे बेटा? एनी आइडिया? कोई कुछ बोलना चाहेगा? सबने चैप्टर पढ़ रखा है, मैं नया तो नहीं पढ़ा रही हूँ, सबने पढ़ रखा है ना चैप्टर? दीपक यस बेटा, वेरी गुड, आपने इनिशिएट करा है। आप कुछ बताना चाहो तो बता सकते हो। इजाज सिंह, हाँ बेटा, मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा हुआ है, तो मैं ये देख रही हूँ थोड़ा आप लोगों को कितना आइडिया है। चलो आप बीच में बताना, मैं बताना स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। ऑब्टेन एंड यूज एनर्जी में बेटा आप लिखोगे कि ऑल लिविंग बीइंग्स ऑब्टेन एंड यूज एनर्जी। पहली बात, पहला पॉइंट तो ये हो गया कि ये बात तो तय है कि ऐसा कोई भी लिविंग बीइंग नहीं है जो एनर्जी को यूज ना करता हो, ऑब्टेन ना करता हो। दूसरा पॉइंट है कि देयर आर सेवरल मेथड्स ऑफ डूइंग दिस, ऐसा करने के बहुत सारे तरीके हैं। सेवरल मेथड्स ऑफ ऑब्टेनिंग एनर्जी। उसके बाद आप यहाँ पे उसे एक्सप्लेन करोगे। एग्जाम्पल स्पेल ठीक कर लेना। एग्जाम्पल लिखोगे कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। देखो अगर आप चाहो तो इसको बहुत सिंपल से ऐसे भी लिख सकते हो कि भाई सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म खाना खाते हैं, खाना खा के एनर्जी बनाते हैं और फिर उससे वर्क करते हैं, ठीक है ना। तो फूड इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन। लेकिन वो बिल्कुल 10th लेवल का हो जाएगा। मैम दिस इज रिपीट ऑफ 9 o'clock। मैम दिस इज रिपीट क्लास एट 9 o'clock चैप्टर 1। नहीं बेटा, मेरी तो अभी ये आपके साथ पहली क्लास हो रही है। अगर आपने किसी और के साथ ऑलरेडी पढ़ लिया है तो आप जो है फिर लीव कर सकते हो। एग्जाम्पल में आप लिखोगे कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। फॉर एग्जाम्पल कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। आप ऐसे सीधा फूड वुड वाला नहीं लिख सकते। 10th के बच्चे नहीं हो आप, 11th के बच्चे हो, तो आपको एक थोड़ा सा हायर लेवल का आंसर लिखना है।
फॉर एग्जाम्पल कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया ऑब्टेन एनर्जी, आप लिख लो, मैं पूरा लिखूंगी तो बहुत टाइम लगेगा, आप लिखो ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस। आपने पढ़े होंगे बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जो जैसे सोइल में या फिर हॉट टेम्परेचर में, हाई टेम्परेचर में, ठीक है ना, ये क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शंस परफॉर्म करते हैं और उस केमिकल रिएक्शन को परफॉर्म करके ये एनर्जी ऑब्टेन करते हैं। इसके अलावा और आपने क्या पढ़े हैं, डीकंपोजर्स के बारे में पढ़ा है, डीकंपोजर्स के बारे में पढ़ा है, किसी ने पढ़ा है तो थम्स अप करके बताओ मुझे। अनदर एग्जांपल इज डीकंपोजर्स। डीकंपोजर्स कैसे एनर्जी ऑब्टेन करते हैं, बाय डीकंपोजिंग या डिकेइंग, बाय डिकेइंग द ऑर्गेनिक मैटर। तो ये क्या है, ये अलग अलग तरीके हैं। इंसान तो क्या है, फूड लेके कर लेता है, डायरेक्ट फूड एनगल्फ करता है वो, ठीक है, लेकिन आपको एक ब्रॉड लेवल पे आंसर लिखना है कि बैक्टीरिया की भी बात कर दी, डीकंपोजर्स की भी बात कर दी, ठीक है, प्लांट्स की बात कर दो जैसे, या फिर ऑटोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म लिख दो यहाँ पे कि ऑटोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो कैसे एनर्जी ऑब्टेन कर रहे हैं, बाय फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पे अपन ने थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया कि भाई हर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो एनर्जी को ऑब्टेन कर रहा है और उसको करने के सेवरल मेथड्स होते हैं, उसमें आप 4-5 एग्जांपल दे दो डिपेंडिंग ऑन कि आपका क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, ठीक है। अगला क्या कैरेक्टरिस्टिक डिफाइन करने को बोला है, रिप्रोडक्शन। अगला क्या कैरेक्टरिस्टिक डिफाइन करने को बोला है, रिप्रोडक्शन। देखो यहाँ पे रिप्रोडक्शन क्या है बेटा, रिप्रोडक्शन में आप एक लाइन जरूर लिख के आना अगर आपके पेपर में आता है तो, इट इज नॉट ए फिल इन द ब्लैंक फीचर। क्या आएगा ब्लैंक में, एनी आइडिया? यस मैम, हाँ बताओ बेटा। डिफाइनिंग। वेरी गुड, किसने बोला है ये? यस मैम। ओके सनोज, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बेटा। इट इज नॉट ए डिफाइनिंग, शाबाश। अच्छा अब मेरे को ये और बता दो आप सनोज, क्यों नहीं है ये डिफाइनिंग? बिकॉज मैम ये रिप्रोडक्शन में भी ऐसे कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं, जैसे Very एस्पेरागिस good. कपल, वेरी गुड म्यूल, ऐसे। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। एग्जाम्पल जो सनोज ने बोला सबको सुनाई दिया, सबको सुनाई दिया? Yes, ma'am. हाँ, ही सेइंग कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। आप एग्जाम्पल जरूर डाल के आना, म्यूल का डालिए ना एक। म्यूल पता है किसे बोलते हैं, किसी को पता है? यस मैम, डंकी का कुछ ब्रीड करके। क्या बेटा सनोज? डंकी और यस यस ब्रीड ब्रीड, वेरी गुड डंकी और बिल्कुल उसी को बिल्कुल breed बिल्कुल। अगर कोई वैष्णो देवी गया है तो उसे पता होगा, खच्चर होते हैं ना, यस मैम। बिल्कुल, डंकी और हॉर्स की ब्रीडिंग से मिलता है, ठीक है। इनफर्टाइल होता है। इसके अलावा कुछ ह्यूमन कपल्स भी आप देखते हो ना, इनफर्टाइल होते हैं, Yes, ma'am. होते हैं ना, बिल्कुल होते हैं। तो क्या उन्हें लिविंग नहीं बोलेंगे? बिल्कुल बोलेंगे। तो इसलिए रिप्रोडक्शन इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर, ठीक है ना। Not defined function. यहाँ बाकी जो है वो नॉर्मल डेफिनेशन है, पर ये जो पॉइंट है ये थोड़े से डिफरेंट थे, दैट्स व्हाई आई एक्सप्लेन यू दिस। बाकी ये नॉर्मल डेफिनेशन जो है वो आपको पीपीटी मिल जाएगी, स्लाइड मिल जाएगी, आप वहां से लिख लेना, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट जो अपना पॉइंट है वो क्या है, ग्रोथ। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ग्रोथ। ग्रोथ के बारे में अगर आपको आता है तो ग्रोथ में आप क्या लिखोगे? अच्छा ग्रोथ मेरे को बताओ अगेन, इट इज ए डैश फीचर ऑफ लिविंग। क्या भरूं बेटा? Ma'am, not defined Characteristic. function. I'm not defining. नोट डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, But ma'am, not defining future and growth. बिल्कुल सही जवाब है। किसका, किसने बोला है ये? सनोज? यस Roshan, मैम। ma'am. ओके, रोशन इज ऑल्सो सेइंग दिस, वेरी गुड बेटा वेरी गुड। सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे और समझ नहीं आ रहा तो मुझे तुरंत बोलेंगे कि मैम ये बात समझ नहीं आई। रिप्रोडक्शन वाली बात सबको क्लियर हुई है? किसी Yes, को ma'am. क्लियर नहीं हुई तो वो अपना माइक ऑन करके मुझे बोल दे, क्योंकि चैट सेक्शन हो सकता है मैं नहीं देख पाऊँ, स्ट्रेंथ कम है इसलिए मैंने आपका माइक जो है वो ऑन कर रखा है।
ग्रोथ नॉन डिफाइनिंग फीचर है, क्यों है यहाँ पे देखो। अब आप, ग्रोथ इज ऑफ टू टाइप्स, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक। Internal. शाबाश। मैं आपको नया नाम बताती हूँ जिसपे आपका नीट का क्वेश्चन आएगा, प्रोटोप्लाज्मिक और एक्टोप्लाज्मिक। लिख लो, Yes, ma'am. प्रोटोप्लाज्मिक और एक्टोप्लाज्मिक। पढ़ा है? Yes, ma'am. नो, ठीक है, पढ़ा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं पढ़ा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अपने को यहाँ तो पढ़ना ही है। ठीक है, प्रोटोप्लाज्मिक इज इंटरनल ग्रोथ दैट लेड टू, जिसके कारण होता है क्या, क्या होता है बेटा इसके कारण, दैट लेड टू सेल डिवीजन। अब बच्चों को अधूरा उधर पता रहता है, जब मैं ग्रोथ पूछती हूँ ना बच्चों से, कुछ कहते हैं इंक्रीज इन मास, कुछ कहते हैं इंक्रीज इन नंबर, कुछ सेल डिवीजन बोलते हैं, कोई इंटरनल एक्सटर्नल बोलते हैं। पेपर में ऐसे बिखरा बिखरा नहीं लिख के आ सकते, आपको पूरा स्टार्टिंग से लिखना है कि ग्रोथ इज ऑफ टू टाइप, प्रोटोप्लाज्मिक, एक्टोप्लाज्मिक। प्रोटोप्लाज्मिक इज इंटरनल ग्रोथ दैट लीड टू सेल डिवीजन and ectoplasmic is external growth. Yes, ma'am. Ectoplasmic is external growth that led to increase in, क्या लिखूं, मास। शाबाश। Mass. किसने बोला है, किसने बोला है? मास। सनोज एंड रोशन। ओके, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। इंक्रीज इन मास। अब मुझे इसलिए तो ये क्या है कि जब बच्चे बोलते हैं ना तो एटलीस्ट थोड़ा सा लगता है कि हाँ क्लास जो है इंटरेक्टिव जोन में चल रही है। बाकी बच्चे सबको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को कोई क्वेरी है प्लीज मुझे आप चैट सेक्शन में लिख के बताइए या बोल के बताइए। और क्लियर है तो थम्स अप करें एक बार सब बच्चे। अभी तक जो मैंने बताया बेटा ग्रोथ में या रिप्रोडक्शन में क्लियर है तो मुझे एक बार थम्स अप करके बताओ कि मैम हाँ इतना क्लियर है। क्लियर है तो थम्स अप करके बताओ। ओके, वेरी गुड इजाज, थैंक यू बेटा, थैंक यू। क्लियर है जिनको भी वो मुझे थम्स अप करके एक बार बताएंगे। ठीक है, अब मुझे इसका एग्जांपल देने की जरूरत है कि एक अगर पहाड़ है तो उसका साइज बढ़ सकता है कि नहीं बढ़ सकता। एक नॉन लिविंग बीइंग में हो सकती है ना इस तरह की एक्सटर्नल ग्रोथ, स्नोफॉल हो Yes, गया या ma'am. सेडिमेंट्स हो गया, कुछ भी। ठीक है ना, तो आप लिख देना कि प्रोटोप्लाज्मिक टाइप ऑफ ग्रोथ अकर इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, एक्टोप्लाज्मिक टाइप ऑफ ग्रोथ अकर इन नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। क्लियर है इतना आर्यन? वेरी गुड बेटा, थैंक यू, थैंक यू फॉर द रेस्पॉन्स। ठीक है ना, रेस्पॉन्स बच्चे का टीचर के पढ़ाने के जुनून को बढ़ाता है। ऑलवेज रिमेंबर द स्टेटमेंट। अच्छा, चौथा पॉइंट क्या था? आई विल डिस्कस विद यू। फोर्थ क्या लिखवाया बेटा मैंने क्वेश्चन में, कोई बताएगा मुझे? मेरा पेज जो है वो पीछे चला। ओके ओके ओके, मेटाबॉलिज्म। ठीक है, मेटाबॉलिज्म क्या है? मेटाबॉलिज्म डिफाइनिंग की नॉन डिफाइनिंग? Ma'am, defining feature. डिफाइनिंग फीचर है मैम। शाबाश बच्चे, यहाँ पे सब मतलब एग्जाम की तैयारी कर रखी है। डिफाइनिंग, डिफाइनिंग फीचर है। आप लोगों को पता है आता सब कुछ है, सिर्फ थोड़ी सी क्या जरूरत है, स्ट्रक्चर की जरूरत है। क्योंकि हमें क्या है, स्कूल एग्जाम्स में सब्जेक्टिव आता है ना क्वेश्चन, तो एक स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। एग्रीड और नॉट? क्योंकि मुझे लग रहा है आता तो है आप लोगों को, ऐसा नहीं है कि किसी को कुछ भी नहीं आता है, आता है Yes, बच्चों को। यस, सिर्फ स्ट्रक्चर की जरूरत है। तो मेटाबॉलिज्म बेटा एक डिफाइनिंग फीचर। अब मेटाबॉलिज्म का एक्सप्लेन कर दो पहले। मेटाबॉलिज्म इज अ सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन, series of occur in a living organism, occurring in a living organism। ठीक है, अब मेटाबॉलिज्म भी दो टाइप का होता है, पता है किसी को? यस मैम। वेरी गुड, वेरी गुड। जिसको भी नहीं पता वो भी लिख लो आराम से बेटा। कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। शाबाश, ठीक है। अब लिखो इट इज अ डिफाइनिंग फीचर। अब यहां से आपको यहाँ वो चीज शुरू होती है जो आप नहीं लिख पाओगे। इट इज अ डिफाइनिंग फीचर बिकॉज, इट इज अ डिफाइनिंग फीचर बिकॉज it forms the base of
every living product creation, every living product creation, it forms the base of every living product creation and source of every, and the source of every, and the source of energy, sorry, and the source of energy, source of energy required at any point, at any stage, लिख लो, at any stage in a living organism. क्यों ये डिफाइनिंग फीचर है? क्योंकि मेटाबॉलिज्म अगर नहीं होगा तो कोई भी लिविंग प्रोडक्ट नहीं बनेगा, क्योंकि मेटाबॉलिज्म कंसिस्ट ऑफ एनाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म मतलब लिविंग प्रोडक्ट्स का बनना। मेटाबॉलिज्म नहीं होगा तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में एनर्जी का फॉर्मेशन ही नहीं होगा। मेटाबॉलिज्म इज द सोर्स ऑफ एनर्जी, क्योंकि एनर्जी इज व्हाट, व्हेन फूड ब्रेक डाउन एंड रेस्पिरेशन के अंदर जाता है जब प्रोसेस, तो एनर्जी आती है ना, तो वो क्या है, कैटाबॉलिज्म कंसिस्ट करता है, और कैटाबॉलिज्म इज आल्सो अ पार्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म इज द बेस ऑफ एवरी लिविंग प्रोडक्ट क्रिएशन एंड द सोर्स ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड एट एनी स्टेज। अब ये डेफिनेशन किसी भी बुक में नहीं मिलेगी, क्योंकि ये मैंने बनाई है, लेकिन ये जो डेफिनेशंस मैं आपको लिखवा रही हूँ ना, सेल्फ मेड डेफिनेशंस जो लिखवा रही हूँ, वो इसलिए है कि ये डेफिनेशन क्या है ना, वो सार होता है ना, जैसे गीता का सार बोलते हैं, ऐसे इस टॉपिक का सार है ये आपने लिख दिया तो बिल्कुल समझ में आ गया, 4 लाइनों में पूरा क्लियर हो गया कि मेटाबॉलिज्म डिफाइनिंग फीचर है तो क्यों है। इतना सबको बिल्कुल अच्छे से क्लियर से समझ में आया है, मजा आया है तो थम्स अप करके बता दो। यस ओके रोशन, ओके। कुछ नया सीखने को मिला है, कुछ अच्छा Yes, लगा ma'am. है, कुछ नया, कुछ अच्छा जानने को मिला है, क्लास का कुछ यूटिलाइज हुआ है, बच्चे प्यारे प्यारे इतनी लेट क्लासेस में आ रहे हैं, दैट्स अ वेरी वेरी स्वीट पॉइंट। मतलब बहुत ही डिसिप्लिन जो है शो होता है यहाँ से आपका। अच्छा, इसमें फटाफट एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और है, उसको आप देख लो अगर आपने सुना हुआ हो तो। इसके बाद 2-3 आपके एमसीक्यू भी करवा दूंगी मैं क्लास में। मैम आपने- विप्रो में भी ना होता है ये मेटाबॉलिज्म? क्या बेटा सनोज, क्या बोल रहे हैं आप, क्या पूछ नॉन रहे हैं? लिविंग ट्यूब में मैम, जैसे हाँ, टेस्ट ट्यूब में एक बिल्कुल बिल्कुल बेटा, अभी मैं, मेरा पेन बस इन विट्रो लिखने ही वाला था कि आपने ये बोल दिया, ठीक है ना, इसलिए मैं बोल रही हूँ ना, आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन विट्रो केमिकल रिएक्शन, देखो ऐसी मेटाबॉलिक रिएक्शंस, such metabolic reactions which are occurring outside a living body, such metabolic reactions which are occurring, देखो ऐसी मेटाबॉलिक रिएक्शंस, हमारी मेटाबॉलिक रिएक्शन क्या है, लिखती नहीं हूं मैं, समझ लो पहले पॉइंट समझ लो। देखो आपके एनसीईआरटी में एक पॉइंट दिया हुआ, लिखूंगी ना तो आपका टाइम ज्यादा वेस्ट हो जाएगा, टाइम होने वाला है, क्योंकि मेरे को फिर आपसे थोड़ी बहुत आपकी क्वेरीज भी लेनी है, ठीक है। क्या कहाँ थी मैं, क्या बता रही थी, यस, आपके एनसीईआरटी आपने पढ़ी है, ठीक है, क्लास में भी आपको पढ़ाया गया होगा। आपके एनसीईआरटी में एक लिविंग रिएक्शन करके पॉइंट लिखा हुआ है, मेटाबॉलिज्म वाले सेक्शन में लिविंग रिएक्शन करके एक पॉइंट लिखा हुआ है, वो क्या बताना चाह रहा है और उस पर कैसे क्वेश्चन आ सकता है। क्या होता है बेटा कि जैसे अभी मैंने आपको बताया कि बॉडी के अंदर बहुत सारी केमिकल रिएक्शन हो रही है, जिससे नए नए प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, और जिससे क्या हो रहा है, पुराने प्रोडक्ट्स जो है वो टूट रहे हैं और एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, सॉरी या। तो फिर अब होता क्या है, होता ये है कि आप, जैसे आप सबको पता है कि बॉडी में अमाइनो एसिड बनते हैं, ठीक है ना, फॉर एग्जांपल अमाइनो एसिड का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं और एग्जांपल समझते हैं। अमाइनो एसिड का एग्जांपल ले लेते हैं, सबको पता है अमाइनो एसिड हमारी बॉडी में बनते हैं और प्रोटीन्स बनाते हैं, ठीक है। अब ये अमाइनो एसिड हमारी बॉडी में तो बनते हैं, प्रोटीन्स बनाते हैं, ठीक है, लेकिन मैंने क्या करना चाहा है, मैंने प्रोटीन को बाहर बनाना चाहा एक टेस्ट ट्यूब में। ये मैंने एक टेस्ट ट्यूब ले ली और मैंने इसको किस टेस्ट ट्यूब में, जो बॉडी में पीएच होता है वही पीएच, वो सारे एंजाइम्स, देखो आपको पूरी और आलू की सब्जी बनानी है, वो आप चाहे मेरे घर पे बनाओ चाहे आप अपने घर पे बनाओ,
आलू और आटा तो लगेगा ही ना, अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी मिर्च मसाला उनमें बनने के लिए लगता है वो लगेगा। एग्रीड और नॉट एग्रीड? यस सर। सेम वही बात है, आपको एक लिविंग प्रोडक्ट बनाना है। लिविंग प्रोडक्ट का क्या मतलब है बेटा? लिविंग प्रोडक्ट का मतलब है ऐसा प्रोडक्ट जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिलता है। ऐसा प्रोडक्ट जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिलता है वो लिविंग प्रोडक्ट है। अब आपको एक लिविंग प्रोडक्ट बनाना है तो आप क्या करोगे? टेस्ट ट्यूब लोगे और लिविंग एनवायरनमेंट जो है ना वो उस टेस्ट ट्यूब में प्रोवाइड करोगे। लिविंग एनवायरनमेंट मतलब जो एक बॉडी में पीएच है, एंजाइम है, या फिर जो भी टेम्परेचर है वो सब आपने प्रोवाइड कर दिया। सारे इंग्रेडिएंट्स आपने डाल दिए, मिर्च मसाला आटा आलू सब आपने डाल दिया जो जो चाहिए था। अब आपने अपना प्रोडक्ट, लिविंग प्रोडक्ट जो बॉडी में बनता है, उसे टेस्ट ट्यूब में बना लिया। ये मैंने टेस्ट ट्यूब में बड़े बड़े, अरे भाई साहब, बड़े बड़े प्रोटीन्स बना दिए। बनाते हैं क्या असली में हम वैसे प्रोटीन टेस्ट ट्यूब में बाहर? मैम आई थिंक नो। डायबिटीज है किसी के घर में? किसी को? नो नो। चलो बढ़िया बात है, हो भी नहीं कभी, लेकिन कहीं सुना तो हो गई डायबिटीज। मस्ट है, Yes, मस्ट, ma'am. यस यस। मैडम। दूर किदार के रिश्तेदार में कहीं ना कहीं किसी ना किसी को तो होगा ही, बहुत कॉमन हो गया आज के लाइफस्टाइल में। ठीक है, डायबिटीज में क्या देते हैं आप, अगर पता हो तो किसी को? बाहर से देते हैं। डायबिटीज के अंदर होता क्या है, हमारी बॉडी में एक हार्मोन होता है इंसुलिन, वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ठीक है, ये एक्चुअली एक पेप्टाइड है। पेप्टाइड क्या होता है? प्रोटीन का छोटा भाई समझ लो। अगर बिल्कुल आइडिया नहीं है ना तो बहुत एक रफ आइडिया दे रही हूँ, अभी सब कुछ आगे पढ़ोगे। डाइजेस्टिव सिस्टम आपके 11th क्लास में ही है जो आप आगे पढ़ोगे। ठीक है, तो इंसुलिन क्या है? इंसुलिन एक पेप्टाइड है। अगर बॉडी में इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो इसे बाहर से देते हैं, ठीक है ना, इंजेक्शन की फॉर्म में इसे देते हैं या फिर दवाइयों की फॉर्म में इसे देते हैं। तो वो बेटा बाहर से अगर दे रहे हैं तो बाहर बनाया भी तो गया होगा ना, बाहर बनाया भी तो गया होगा ना। तो लिविंग प्रोडक्ट बाहर तो बन ही रहे हैं, ऑफकोर्स बन रहे हैं ना। तो ऐसा ही उसी चीज की यहाँ पे एनसीईआरटी ने बात करी है कि लिविंग प्रोडक्ट टेस्ट ट्यूब में बना दिया। ऐसी रिएक्शन को लिविंग रिएक्शन बोला गया है। इस रिएक्शन को क्या बोला है? लिविंग रिएक्शन। अब पेपर में पता है क्या क्वेश्चन आने वाला है? लिख लो चाहे आप। आपके पेपर में क्वेश्चन अगर मेटाबॉलिज्म से आएगा तो क्या आएगा? वो आएगा कि लिविंग रिएक्शन इज नीदर लिविंग, नहीं सॉरी, वो आएगा कि इन विट्रो मेटाबॉलिक रिएक्शन इज नीदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग, एक्सप्लेन या कमेंट। तो आपको लिखना है कि भाई जो मेटाबॉलिक रिएक्शन इन विट्रो मतलब जो टेस्ट ट्यूब में हो रही है, जो मेटाबॉलिक रिएक्शन इन विट्रो यानी कि टेस्ट ट्यूब में हो रही है, वो लिविंग तो इसलिए नहीं है क्योंकि वो सेल में नहीं हो रही। वो लिविंग तो इसलिए नहीं है क्योंकि वो सेल में नहीं हो रही, वो टेस्ट ट्यूब में हो रही है, सेल के बाहर हो रही है, एक लिविंग बॉडी के बाहर हो रही है, तो वो लिविंग नहीं है। लेकिन वो नॉन लिविंग नहीं है। वो नॉन लिविंग इसलिए नहीं है क्योंकि वो जो रिएक्शन है ना, उससे जो प्रोडक्ट बना है वो प्रोडक्ट लिविंग है। वो प्रोडक्ट ऐसा है जो लिविंग बॉडी में बनता है। तो वो रिएक्शन जो इन विट्रो मेटाबॉलिक रिएक्शन हुई वो नीदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग, इट इज कॉल्ड लिविंग रिएक्शन। इट विल श्योरली बी लाइन एज इट इज है एनसीईआरटी की। एनसीईआरटी की लाइन नीट के एग्जाम में डायरेक्ट उठ के आती है, डायरेक्ट। यस मैम। हाँ, तो लाइन वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में अंडरलाइन कर लेना, नीदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग, इट इज श्योरली एन लिविंग रिएक्शन। अब आपके नीट में और बोर्ड में अंतर क्या है? बोर्ड में आपसे पूछ लेगा व्हाई, एक्सप्लेन, कमेंट, तो लिख देना कि लिविंग क्यों है और नॉन लिविंग, लिविंग क्यों नहीं है और नॉन लिविंग क्यों नहीं है। क्लियर है तो थम्स अप करके बताओ। इतना क्लियर है तो थम्स अप करके बताओ। ओपी, व्हाट इज ओपी बेटा? ठीक है, तो समझ में आया है जितना आज समझाया गया है? आपका बता देती हूँ, जो शुरू के 3 टॉपिक्स लिखवाए थे ना मैंने चैप्टर में, ये डिस्कस करूंगी, वो तीनों के इंपॉर्टेंट पार्ट कवर हो चुका है। कैरेक्टरिस्टिक्स में से या लिविंग में से क्वेश्चन बनेगा तो यहीं से बनेगा और कहीं से नहीं बनने वाला। आ गई बात समझ में? ठीक है, और आइडिया लग गया थोड़ा सा कि सब्जेक्टिव आंसर कैसे लिखते हैं? थोड़ा आइडिया लगा है कि नहीं लगा है बताओ? मोस्टली मैम। क्योंकि ये जो नाइट का टाइम आप लगा कर आए हो ना, बहुत प्रीशियस है।
अब आपको एक क्वेश्चन दूंगी, थोड़ा सा मेरे को सोल्व करके बताना, ठीक है ना। थोड़ा सा आपका टेस्ट देख लेते हैं कि थोड़ा मैंने जो क्लास में बताया सबने सुना है कि नहीं सुना, क्योंकि सबकी आवाजें नहीं सुन रही ना मेरे को थोड़ी बहुत बच्चों की आवाजें सुन रही है। बाकी बच्चे थम्स अप करके मुझे बता रहे हैं समझ में आ गए, बट लेट्स सी, थोड़ा सा देख लेते हैं इस क्वेश्चन का। चलो इसका करो, इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। विच 2 पॉइंट्स आर नोन एज ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। क्वेश्चन दिख रहा है सबको? यस मैम। क्वेश्चन दिख रहा है? ठीक है, तो अभी नहीं, चैट में नहीं, ओरिएंटेशन में क्या बताया बच्चा, ये देखो ना, तभी तो मजा आएगा। पोल आ रहा है आपके पास, दो ही बच्चों ने आंसर किया अभी बेटा, बाकियों को क्या हुआ है राजा? पोल पे देखो, आप लोगों को पोल नहीं दिख रहा तो मुझे बताओ मैम, मुझे पोल नहीं आ रहा है, करना नहीं आ रहा है। यही तो बताया था ना ओरिएंटेशन में, यही तो काम हुआ था। 6 वोट्स आर देयर ओनली। बाकी स्टूडेंट, निखिल आपने कर दिया आंसर? क्वेश्चन नहीं दिखा, मोनू कह रहे क्वेश्चन नहीं दिखा। बेटा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, देखो। बाकी बच्चों को क्वेश्चन दिख रहा है, मोनू कह रहे क्वेश्चन नहीं दिख रहा। यस मैम दिख रहा है। शो हो रही है। ठीक, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन सेल नंबर। शाबाश मोनू, शाबाश। पोल नहीं कर पाए आप मोनू, कोई बात नहीं, चलो आंसर दे दिया पर आपने। निखिल कह रहे कर दिया पोल, ठीक है। और अनूप कह रहे सी। अनूप बेटा पोल पे नहीं कर पा रहे आप? ये जो बच्चे पोल पे नहीं कर पा रहे ना, आप लोगों की अगली क्लास में मेरे को पोल बताना पड़ेगा एक बार, क्योंकि अब तो कोई बात नहीं, ये 2 हफ्ते तो अपन चलो स्कूल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चल गया काम। फिर तो नीट की तैयारी करनी है, फिर तो एमसीक्यू होंगे क्लास में। चलो अभी कर देना, किसी को आंसर करना है तो। अच्छा, कोई डाउट मुझसे पूछना चाहता है तो अभी पूछ सकता है, ठीक है ना। फिर वी विल लीव द क्लास, टाइम हो जाएगा। कोई अगर मैम चाह, क्लास कहाँ मिलेगा? क्या बेटा? मैम दोबारा क्लास बताइए। नोट्स कहाँ मिलेंगे? क्लास नोट्स बेटा आपको व्हाट्सएप कर दिए जाएंगे, चिंता मत करो। थोड़ा सा आज ही मतलब इस पे काम चल रहा था, लाइक वी आर डूइंग द वर्क। अभी क्लासेस आपकी स्टार्ट हुई है, तो नोट्स का जो सारा जो लिंक फॉर्मेट्स है बनाना और लाइक सब कुछ क्रिएट करना, तो वो थोड़ा सा काम चल रहा है, टीम लगी हुई है, तो आपको जल्दी मिल जाएंगे, ठीक है ना। इसलिए मैंने क्या करा, थोड़े बहुत लिखवा दिया आपको, कि जब तक अगर आपको नोट नहीं मिलते तो एटलीस्ट मेरी क्लास में क्या बातें हुई हैं वो आप पढ़ लो, आपको याद रहे। अब नेक्स्ट क्लास आई थिंक हमारी थर्सडे को होगी मेरे साथ आप लोगों की, शायद। आपके पास शेड्यूल पहुंच गया है वैसे? नो मैम। हाँ बोल रहे हैं कि ना बोल रहे हैं? नो मैम। निखिल कह रहे हैं व्हाट इज द आंसर, रिपीट मैम। क्या होगा आंसर बताओ? ग्रोथ क्या है? इंक्रीज इन मास है और इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स है। डी मैम। हाँ बस डी में ही है क्या ये? इंक्रीज इन मास फर्स्ट एंड, यस फर्स्ट एंड डी थर्ड। होगा। डी होगा बेटा, डी, हाँ बिल्कुल डी होगा। अरे डी तो कम बच्चों ने करे हैं, सी ज्यादा बच्चों ने कर दिया। सी क्या है? सी है बेटा, डिफरेंशिएशन कैसे चुन लिया बेटा आप लोगों ने? डिफरेंशिएशन तो मैंने आपको जिक्र ही नहीं किया, पढ़ाया ही नहीं है बेटा। किस बच्चे ने डिफरेंशिएशन चुना है? एक तो मेरी क्लास में ना निसंकोच हो जाना। मैम वैसे ओपन बैच में ये क्वेश्चन कराया था। अच्छा निखिल कह रहे हैं, तो बेटा फिर रिपीट पे क्लास अगर आप ले रहे हो निखिल, तो फिर आप लीव कर देते बेटा, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? देखो टाइम मत वेस्ट करो ना, जो क्लास ले चुके हो सेम टॉपिक पे तो फिर मत लेते आप, ठीक है। पढ़ाने का तरीका सबका अलग अलग होता है, क्वेश्चन में भी सेम हो जाते हैं। तो मैं ये पूछ रही हूँ बेटा कि जो बच्चों ने सी आंसर किया है तो उन्होंने डिफरेंशिएशन को क्यों चुन लिया? एक बात बता दूं, मेरी क्लास में आज पहली क्लास है, पहली क्लास में क्लियर कर लेते हैं। मेरी क्लास में कोई भी शर्माएगा नहीं गलती करने से। गलती कर दी बिंदास करो, क्योंकि मैंने बहुत गलती करी, ठीक है ना। तो अगर किसी ने कुछ गलत कर दिया, किसी को कुछ समझ नहीं आया, क्वेश्चन का आंसर गलत दे दिया, इन चीजों पे कोई संकोच नहीं। हाँ डिसिप्लिन में, फोकस में, अटेंशन में, वहां पूरा 100% है, वहां गलती नहीं होनी चाहिए। बाकी एकेडमिकली मिस्टेक हो रही है, आराम से मुझसे पूछ सकते हो आप, बिल्कुल। ये जो क्लास है ना, इसे धीरे धीरे एक फ्रेंडली सर्कल बना लो अपना। ना आपको किसी दूसरे बच्चे के साथ सोचना है, ना आपको मैम का सोचना है, आपको अपना बिंदास पूछना है। अभी तो हम जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स है उनकी तैयारी कर रहे हैं, फिर बिल्कुल जब नीट में घुस जाएंगे ना, तो वहां तो ये चीज बिल्कुल भी चलेगी।
वहां अपने को एक एक लेवल, यही मोटो है कि आपका एक एक लेवल जो है क्लियर होना चाहिए, ठीक है? एग्रीड और नॉट? Agree, ma'am. यस, दो ही बच्चे बोल रहे हैं बार बार, सनोज और रोशन। बाकी Agree, बच्चों ma'am. को बोल, हाँ बेटा एग्री हो तो थम्स अप करके या फिर बोल के बताओ कि यस मैम बिल्कुल श्योर। कि कोई भी दिक्कत होगी तो अब बिंदास बोलेंगे, बिंदास पूछेंगे, कोई हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है संदीप? ओके, ठीक है तो बेटा गुड नाइट। Good night, ma'am. ओके, आज के लिए इतना ही करते हैं, Good night, ठीक ma'am. है? और फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तब तक आप जो है वो थोड़ा सा नेक्स्ट चैप्टर भी लेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो उसको भी पढ़ के आए तो पढ़ के आना। गुड नाइट इजाज, गुड नाइट बेटा, गुड नाइट। ठीक है, कोई और किसी का क्वेरी है कि शुड आई लीव द क्लास? No, ma'am. ठीक है मैम, मेरा एवरेज सुनाई नहीं दे रहा था शायद, आप मेरा आवाज, अनूप कह रहे हैं मैम शायद मेरा, बेटा हाँ आपका आवाज नहीं सुन रहा था अनूप मुझे, आपने अपने आप को म्यूट करा था कि नहीं करा था? अभी आप गुड नाइट बोल के अपना आवाज सुना दो अनूप। यस मैम, ठीक है बेटा अनूप, ओके ओके, यू कैन गो, ओके जा सकते हैं आप सब लोग, ठीक है? मैं एंड कर रही हूँ मीटिंग। गुड नाइट, बाय बाय, आशु गुप्ता साइनिंग ऑफ हियर, एंड do your study very well, score high and have a good sleep, okay? Bye. Good night.